ठीक है। क्लास हो गई हमारी स्टार्ट, और आज बेसिकली हम लोग ना डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ने वाले थे। सेल शेप के बारे में अगर जैसे मैं लिखना चाहूँ, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। ठीक है। तुम्हारा सेल शेप हो गया। ठीक है कि तुम्हारा सेल का शेप कैसा होता है। फिर तुम्हारा सेल नंबर हो गया, है ना। ये सारी चीजें हो गई, इन सब के बारे में मेरे को पढ़ाना था। तुम्हारा सेल साइज भी हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, नंबर हो गया। इनसे हमारी बॉडीज में क्या फर्क पड़ता है, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, इनके बारे में पढ़ना था। फिर जब हम ये सारी चीजें पढ़ लेते, तो फिर उसके बाद हम तुमको सेल ऑर्गेनेलिज में अच्छे से लेकर जाते हैं। लेकिन एक काम करते हैं, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो वो गॉसिप्स के थ्रू फिर हम लोग के थोड़ा दिमाग में थोड़ा सा ज्यादा बैठ जाएगा। सोचो, याद करो, स्टार्टिंग में जब हम लोग सेल पढ़ रहे थे, तो सेल को फिर हमने मतलब क्या कहते हैं, सेल के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि सेल में काफी ऐसी चीजें होती हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर को फॉलो करती हैं, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर को, जैसे मान लो कि मैं बोल देता था कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है, वो तुम्हारा यूनिसेलुलर जो सेल होता है वो अपने आप में खुद से कर लेता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल अपने अंदर तो करता ही करता है, उसके साथ साथ मतलब बाहर अपने अलग टिश्यू बना के, अपने ऑर्गन बना के वो लोग अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं। ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कुछ कुछ मुझे बताओ। हाँ भैया। आ रहा है ना। तो लेकिन आज हम लोग ना इसको थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, इलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे, मतलब इसको थोड़ा इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो, डिवीजन ऑफ लेबर सबसे ज्यादा तुमको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखने की कोशिश करता है। किसमें दिखने की कोशिश करता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर तुम्हारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। बिल्कुल होता है, लेकिन यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के अंदर ही हो जाता है। वो अभी इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो तुमको देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही तुमको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। जब मैं बोलता हूँ डिवीजन ऑफ लेबर, तो इसका मतलब यही है कि जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। और वो जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस जो हो रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल हैं। कैसे हैं तुम्हारे? वो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल है वहाँ। और वो डिफरेंट डिफरेंट सेल होने की वजह से उन लोगों ने अपना फंक्शंस को डिवाइड रखा है, अपने मतलब लेबर को डिवाइड करके रखा है। कि भाई, तुम क्या कहते हैं, तुम कार्डियक मसल में जो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, कार्डियक मसल जो तुम्हारे हार्ट की मसल्स होती है, सोचो तुम कार्डियक की जो मसल्स है, वो तुम्हारी कभी भी नहीं थकती। नेवर फटीग, क्या बोल सकते हैं उसको? नेवर फटीग, वो कभी भी नहीं थकती। तभी तुम लोग जब भी सोते हैं तभी भी हमारा दिल धड़कता है। तुम सोचो, अगर वो सेल थक जाए तो फिर उस दिन तो हम लोग निपट गए, है ना। तो कार्डियक मसल्स में वो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सेल है, उसका अपना अलग फंक्शन है ना। स्पम्स का अपना अलग फंक्शन है, ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा करने के लिए स्पम्स का अलग है। बोन सेल्स को, जिसको ऑस्टेसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, उसका अलग, उसका एकदम अलग है बोन सेल का, कि अपनी अपनी हड्डियों को मजबूत करना है, इन सारी चीजों को करना है। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग अभी मतलब परेशान मत होना। ये स्पर्म, ऑस्टेसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये जितने वर्ड है ना, अभी धीरे धीरे खुद ऑटोमेटिक रट जाएंगे। ल्यूकोसाइट्स को हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, जो मतलब क्या कहते हैं, कीटाणु से इन सबसे लड़ने के काम में आते हैं। अभी तुमको इमेज भी दिखाऊंगा, और इससे पहले मैं इमेज थोड़ी बहुत दिखा भी चुका हूँ। तो वो जो ल्यूकोसाइट्स होता है, वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि जर्म्स को किल करने के इन सब में काम आता है। तो नर्व सेल्स हो गया, ताकि तुम्हारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर सके, नर्व सेल्स हो गया। तो तुम देख रहे हो, इन सब सारे सेल का अलग अलग काम है। तुम्हारा बोन सेल्स ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं स्पर्म बनाऊंगा, या फिर स्पर्म सेल ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं डब्ल्यूबीसी वाला काम करूंगा। नहीं, हमारी बॉडी है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं, और उन डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट वर्क हैं। और उसी को हम लोग बोल देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ, इतना आया? हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी देखो, अगर मैं जैसे मतलब कुछ सेल्स की बात करता हूँ, तो उनको याद करने की बस अभी केवल ऐसे रटने की कोशिश कर लो। जैसे मैं बोल देता हूँ स्पर्म सेल्स, फिर उसके बाद अगर मैं बोल देता हूँ ल्यूकोसाइट, है ना, ल्यूकोसाइट हो गया। या फिर मैं बोल देता हूँ ऑस्टेसाइट्स, है ना, ऑस्टेसाइट्स। और फिर अगर मैंने बोल दिया जैसे मसल सेल्स बोल दिया ना, जो तुम्हारे मसल्स पे होती है, मसल सेल्स हो गया। उसके साथ साथ मानो तुम्हारे नर्व सेल हो गए, है ना, नर्व सेल हो गया, फैट सेल हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ तुम्हारा अभी एक और मैंने बताया था, कार्डियक मसल्स, कार्डियक सेल्स हो गया, है ना, कार्डियक सेल्स हो गया, है ना। इन सब के वर्क मैंने बता दिया। स्पर्म सेल्स तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, स्पर्म्स बनाने के काम में आते हैं। लिकोसाइट्स तुम्हारा डब्ल्यूबीसी बनाने के काम में आता है। ऑस्टेसाइट्स तुम्हारा बोन सेल होता है। मसल सेल्स तुम्हारे बॉडी को स्ट्रेच और रिलैक्स करने के काम में आता है। नर्व सेल्स तुम्हारे बॉडी में इंपल्स को क्रिएट करने में काम आता है।
फैट सेल्स तुम्हारे बॉडी में फैट स्टोर करता है कि ताकि इन केस अगर कभी तुमको फूड ना मिले तो वहां से तुमको एनर्जी मिल जाए एज अ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्डियक सेल्स तुम्हारे हार्ट को एकदम स्ट्रांग करने की कोशिश करता है ताकि वो कभी थके ना। ये सारी चीजें, ये तो तुम सोचो एकदम नॉर्मल सी चीज है। एक स्टमक्स में भी काफी सारे सेल्स होते हैं। अगर मैं तुमको रियलिटी बताऊं ना, तो हमारे बॉडी में लगभग मतलब 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने हैं? 100 ट्रिलियन सेल्स हैं, कम से कम 100 ट्रिलियन सेल्स। तो अब इन सेल्स के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब जैसे मान लो इनमें से 10 ट्रिलियन सेल्स के अपने अलग फंक्शन होंगे, तो वो मिला के मतलब क्या कहते हैं, एक टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू बनाने के बाद वो तुम्हारा ऑर्गन बनाएंगे, और फिर ऑर्गन से फिर हमारा बनेगा, फिर मतलब क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म बन जाएगा पूरा पूरा ना, अलग अलग सारे टिश्यूज मिलके। तो अगर मैं जैसे तुम्हारे स्टमक की बात कर देता हूँ, स्टमक, तुम्हें मालूम है स्टमक में मतलब क्या कहते हैं, एक म्यूकस भी पाया जाता है जो लिबरेट करता है फूड को ना। तो म्यूकस सेल हो गया वहां, वो भी पाया जाता है। उसके साथ साथ मान लो कि अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा मतलब और भी सेल पाए जाते हैं। जैसे मान लो कि प्रोटीन को अगर तुम जैसे फूड जाता है, फूड तुम्हारा मुंह से एमाइलेज के थ्रू, मतलब वो जब तुम 10th में आओगे तब मैं तुमको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कैसे एक फूड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कैसे डाइजेस्ट होता है। तो जब तुम स्टमक में आओगे तो तुम्हारा वहाँ एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जैमोगन सेल। क्या बोलते हैं उसको? जाइमोगन सेल बोल देते हैं, या फिर हम लोग उसको बोल देते हैं चीफ सेल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? चीफ सेल बोल देते हैं। अब ये सेल काम क्या करता है, ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इसी साथ एक और सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन बोल देते हैं, है ना। पेप्सिन हो गया, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं पेप्सिजन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेप्सिजन बोल देते हैं ना, ये हो गया। अब इसका काम क्या होता है, इसको मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम में आता है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करके अच्छे से मतलब बनाकर वो तुम्हारे जो बॉडी में जो तुम्हारे फूड के थ्रू जम्स आ रहे हैं या फूड को डाइजेस्ट करना है, वो उसके काम आ जाता है ना। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल मतलब वही जो तुम्हारा स्केलेटन है वो आराम से मतलब स्टैंड कर सके, तुम्हारे मसल्स को रख सके, इवन तुम्हारे हार्ट को भी अच्छे से रख सके, वो उसके काम में आ रहा है। कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से हो, है ना। वॉलेंट्री स्केलेटन मसल या तो स्टेरिएटेड हो या तो फिर वो वॉलेंट्री हो, वो भी अच्छे से काम हो सके। अगर अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो अभी पूछ लेना, लेकिन अभी दिक्कत मत लो। जैसे जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे ये चीजें तुम्हारे लिए और थोड़ी सी आसान होती चली जाएंगी। तो तुम समझ रहे हो भैया ये स्केलेटन? सब हाँ बोलो बेटा। भैया ये सब याद करना है। याद नहीं करना है, ये तो मैं तुमको समझा रहा हूँ ब्रो। बस अच्छा केवल भैया। छोटी छोटी चीजें याद करना है ना, कि मतलब हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल होती हैं, उनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। और जब ये अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को करती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी एकदम परफॉर्म करती है एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ ह्यूमन बीइंग कंडीशंस, है ना। ये चीज हो गया। अगर नर्व सेल्स नहीं होगा तो हमारी बॉडी मूव नहीं करेगी, इंपल्स नहीं होगी। फैट सेल्स नहीं होंगे तो फिर हमारे बॉडी में अगर जैसे कल को खाने की कमी होगी तो ये हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। If you are writing these example in your answer sheets, then your answers will become more and more impressive. It doesn't matter that you have to learn all these answers, all these examples. But in case if you had learned only the two or few, then it is sufficient. बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। जैसे मान लो कि तुमने स्पर्म सेल भी अगर याद कर लिया कि स्पर्म सेल का अपना एक अलग फंक्शन है ना। ल्यूकोसाइट्स का अपना एक अलग फंक्शन है, नर्व सेल्स का, फैट सेल का, कार्डियक सेल्स का अपना अलग फंक्शन है, स्केटिकल सेल का, स्केलेटल सेल का एक अपना अलग फंक्शन है। और ये जब सारे सेल एक साथ काम करते हैं तब हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। जैसे मान लो ये अभिषेक है, तो अभिषेक की पूरी ह्यूमन बॉडी अगर मतलब मान लो कि अगर काफी सारे सेल्स, अगर 100 ट्रिलियन सेल्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये जो अपने कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या? डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सेल, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर ऑफ सेल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि सेल अपना काम कर रहे हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ बच्चों। कुलदीप, हाँ यश, भैया। अभिषेक आया? तो अभी देखो जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, ये देखो तुम्हारा ये हार्ट है। विश्वास मानो, हार्ट कभी भी नहीं थकता, चाहे तुम सो रहे हो चाहे जो हो रहे हो, है ना। टायरलेसली काम करता रहता है, चाहे जो हो जाए, रिदम में काम करेगा, लुप धुप इसकी आवाज होती है, ठीक है। तो वो हो गया। तो तुम सोचो एक ऐसा ऐसा सेल बनाना है जो कभी फटीग ना हो, है ना। अगर वो नर्व सेल जैसा काम करने लगेगा तो जिस दिन हमारा हार्ट बंद, उस दिन हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, और उस दिन हम लोग बाय बाय टाटा सी यू जय हिंद, ये हो जाएगा सीधा। समझ रहे हो ना। तो इसी वजह से डिवीजन ऑफ लेबर हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ज्यादा देखने को मिलता है ना। इसका मतलब ही है कि मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस वो डिफरेंट डिफरेंट सेल की तरह से, सेल की वजह से हो रहे हैं। फिर भले चाहे वो सेल तुम्हारे स्पर्म सेल हो, ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हो, ऑस्टेसाइट्स मतलब बोन सेल्स हो, या फिर मसल सेल्स हो, नर्व सेल्स हो, या लाखों करोड़ों ये जो तुम्हारे 100 ट्रिलियन सेल्स है वो हो।
और अगर मैं स्टमक्स की बात कर देता हूँ, स्टमक सेल्स में देखो जैसे तुम्हारा म्यूकस सेल्स पाया जाता है ना। ये क्या करता है, तुम्हारा म्यूकस को सिक्रेट करता है, मतलब निकालता है, जिसकी वजह से खाना तुम्हारा और थोड़ा लुब्रिकेट हो जाता है। इसके साथ साथ अगर जाइमोगन सेल तुम्हारे पेट में निकल रहा है, या फिर चीफ सेल बोलते हैं, तो इसकी वजह से एक प्रो एंजाइम निकलता है जो तुम्हारे फूड, तुम्हारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है। क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है अच्छे से। ठीक वैसे पेट में तुम्हारा एक पेप्सिन भी निकलता है, जिसको हम लोग पेप्सिजन भी बोल देते हैं, है ना। पेरेंटियल सेल्स भी बोलते हैं, ऑक्सीटिन सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या करता है, तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को सिक्रेट करता निकालता है, जिसकी वजह से तुम्हारा पेप्सिजन एक्टिवेट हो जाता है। और जब पेप्सिजन एक्टिवेट हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारे जम्स है वो भी बड़े आसानी से किल हो जाएंगे, तुम्हारा फूड भी डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना। तो अगर तुम ये देखो बॉडी में, है ना, ये क्या है, स्केलेटल मसल है। अब अगर ये स्केलेटल मसल नहीं होगी, तो फिर ना तो हम स्टेरिएटेड या फिर वॉलेंट्री मसल्स हमारी कुछ नहीं होंगी, है ना। मतलब मान लो कि जो मसल्स है हमारी, दो टाइप की मसल्स है ना, स्टेरिएटेड या वॉलेंट्री। मतलब जो हम अपने हिसाब से चल सकते हैं। जैसे मेरा मन है कि लेफ्ट पैर उठाना है, तो जब हम लोग लेफ्ट पैर उठाते हैं तो लेफ्ट ही पैर उठता है। तो वो कैसी वॉलेंट्री, मतलब हम अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो हमारे विल पे हो रहा है, योर विल कंट्रोल। वो किसकी वजह से हो रहा है, स्केलेटल मसल्स की वजह से हो रहा है, ये इन सारी चीजों की वजह से हो रहा है। और अगर मान लो कि अगर इस तरीके के सेल नहीं होंगे, इसकी जगह नर्व सेल्स काम कर रहा होगा, तो हम ये सारी चीजें कर पाएंगे क्या, हम अपने डिजायर्ड वे में अपने फिंगर्स को चला पाएंगे क्या, नहीं चला पाएंगे। तो ये जो जो भी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें किस वजह से हो रही हैं, क्यों, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है ना। मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, वो अपने अपने वर्क को अपने तरीके से मतलब कैटेगराइज कर ले रही है, डिफाइन कर ले रही है ना, लेबर को डिफाइन कर ले रही है। तो ये था। उस दिन मैंने बस केवल ऐसे नॉर्मली समझा दिया था, एग्जाम्पल नहीं दिए थे, लेकिन मैंने आज एग्जाम्पल दिए। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना। अच्छा देखो, जैसे मैं ह्यूमन बॉडी बनाता हूँ, है ना। जैसे ह्यूमन बॉडी बनाता हूँ, तो ब्रेन सेल अपना अलग काम कर रहे हैं, हार्ट सेल्स अपने अलग काम कर रहे हैं, फिंगर सेल्स अपने एपिथेलियल टिश्यू सेल्स से अपने अलग काम कर रहे हैं, तुम्हारा स्टमक से अलग काम कर रहा है, ये सब अलग काम कर रहा है। तो मतलब ये सारे सेल्स काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी होती है ना, ह्यूमन बॉडी में ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर हो रखा होता है। मतलब सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर तुमको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इसमें सेम इसी को हम लोग बोल देते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। मतलब मान लो कि जो हमारे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, तुम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस। ठीक है। तुम्हारा उसके बाद क्या कहते हैं कि तुम्हारा राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये जितने भी, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारे जितने भी हो गए, फिर तुम्हारे उसके बाद जो भी मान लो कि तुम जितने भी हो गए, तुम्हारे जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हो गए, तो ये सेल ऑर्गेनेलीज क्या कर रहे हैं, इनका भी तो अपना अपना अलग काम है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना अलग काम है, अभी इन सबके वर्क को समझाऊंगा मैं, है ना। राइबोसोम्स का अपना अलग काम है, न्यूक्लियस का अपना अलग काम है। ये तो थोड़ी ना बोलता है कि न्यूक्लियस बोलेगा अरे नहीं यार मेरा आज मन नहीं करा, मैं आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनूंगा। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बोला कि भाई मैं बहुत एनर्जी प्रोड्यूस कर चुका भाई, अब मेरे को भी राजा बनना है, मेरे को न्यूक्लियस बनना है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो हम क्या देखते हैं कि जो तुम्हारा सेल है, सेल के अंदर भी तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है। मतलब सेल ऑर्गेनेलीज है, वो अपना अलग अलग फंक्शंस कर रही है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। अब अगर जैसे मैं तुमको एग्जांपल देने की कोशिश करूं, तो देखो राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स के बारे में भी हम तुमको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। राइबोसोम्स तुम्हारा प्रोटीन बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये तुम्हारा न्यूक्लियस से निकलता है, न्यूक्लियस के डीएनए के साथ निकलता है, तो वो तुम्हारा प्रोटीन, उसकी फॉर्मेशन होती है, तो वो प्रोटीन बनाता है। ये चीज हो गया। ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि मैं प्लांट सेल की बात कर रहा, तो प्लांट सेल में एक सेल होता है तुम्हारा, होता है क्लोरोप्लास्ट होता है सेल के अंदर ही। मतलब एक ये सेल ऑर्गेनेली है, चाहे वो राइबोसोम्स हो, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो। अभी मैं जितने लिखने वाला हूँ सारे सेल ऑर्गेनेली, मतलब ये सारे तुम्हारे सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो अब मान लो कि अगर सेल के अंदर तुम्हारा प्लांट सेल है, तो क्लोरोप्लास्ट पा रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट किस काम में आता है, तुम्हारे फोटोसिंथेसिस काम करने में आता है ना। तो इसकी वजह से तुम्हारा ग्लूकोज बनता है, स्टार्च बनता है, मतलब तुम्हारा वो जो प्लांट है, प्लांट को फूड बन रहा है ना। अगर मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा लाइसोसोम्स हो गया, है ना, लाइसोसोम्स हमारे ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर पाया जाता है। अब ये लाइसोसोम्स तुम्हारा मतलब क्या करते हैं, कचड़े को साफ करता है। मतलब क्या करता है कि मतलब ये डाइजेस्टिव बोल सकते हैं इसको, डाइजेस्ट करता है, वेस्ट सब्सटेंस को हटाने की कोशिश करता है। तो तुम देख रहे हो सेल के अंदर भी जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, वो लाइसोसोम्स हटा रहा है, वो राइबोसोम्स नहीं हटा रहा। राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। तो हम क्या देख रहे हैं कि तुम्हारा डिवीजन ऑफ लेबर ह्यूमन बॉडी एज अ होल तो करती ही करती है, लेकिन तुम्हारा सेल के अंदर भी हो रहा होता है। तो तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। और देखो जब यही सेल ऑर्गेनेलीज जब अच्छे से काम करते हैं,
तभी तुम्हारा एक परफेक्ट सेल बनता है। और जब एक परफेक्ट सेल काफी सारे मिल जाते हैं तभी तुम्हारा एक टिश्यू बनता है। और जब तुम्हारे सारे टिश्यू बन जाते हैं तभी तुम्हारा एक ऑर्गन बनता है। और जब तुम्हारा ऑर्गन बन जाता है तब तुम्हारा बनता है एक फुल ऑर्गेनिज्म। मतलब समझ गए ना? जैसे मान लो कि सेल ऑर्गेनिज्म मैंने बोल दिया कि अगर राइबोसोम्स ने अच्छे से न्यूक्लियस बनाया तो तुम्हारा मतलब मान लो कि राइबोसोम्स ने अच्छे से प्रोटीन न्यूट्रिएंट बनाया तो मान लो कि तब तुम्हारा जाके एक मतलब यूकैरियोटिक सेल मतलब फुली डेवलप्ड सेल तुम्हारा अच्छे से बना। मान लो मैंने बोल दिया कि तुम्हारा तुम्हारा वो बना मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा मसल सेल्स बना, मतलब सॉरी मसल सेल्स बोल रहे, तुम्हारा हार्ट सेल्स बना। हार्ट सेल्स बना, हार्ट सेल्स बनने के बाद तुम्हारा हार्ट मसल्स बना, टिश्यू बना ना जिससे हार्ट काम कर सके। फिर तुम्हारा एक हार्ट ऑर्गन बन गया और हार्ट ऑर्गन की वजह से ही तुम जिंदा हो, तुम एक फुली ऑर्गेनिज्म बन पाए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो इसको? तो अभी देखो तुमको दिखाते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ये सब क्या है तुम्हारी, ये सेल के अंदर पार्ट है। अभी अगर मुझे मालूम है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अभी तुमको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये सर, ये जो बीच में है ना सेंटर में, ये सेंटर में जो सर आपने दिखाया है, ये न्यूक्लियस है। अभी धीरे धीरे सारी चीजें याद होंगी। सर ये न्यूक्लियस है, सर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है? ये आपका मतलब क्या कहते हैं, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना? फिर आपका ये गोल्गी अपरेटस इधर कहीं पड़ा होगा। ठीक है? वो सारी चीजें हो गई है ना? तो अब इन सब चीजों में बताएंगे कि इसके अंदर तुम्हारे मतलब ये इसके अंदर से जो तुम्हारे सेल्स निकलते मतलब तुम्हारे प्रोटीन डीएनए ये सब जो निकलता है, लुब्रिकेट होता है, राइबोसोम्स निकलता है, कैसे स्मूथ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे मूव करता है, कैसे कैसे वो सर्कल से सर्कल ऐसे मूव कर रहा होता है। तो तुम देख रहे हो ये जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनके भी अपने अपने वर्क हैं, अपना अपना लेबर डिफाइन कर रखा है कि भाई मेरे को इतनी ही मेहनत करनी है ना? तो जब इसी तरह के कंपोनेंट्स जब पूरे ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, अगर मतलब सेल के अंदर ये जितने भी स्पेसिफिक कंपोनेंट है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज बोल देते हैं, जो अभी मैंने तुमको बताया। और जब यही सेल ऑर्गेनेलीज अच्छे से काम करते हैं तब हमारा सेल एक अच्छे से काम करता है। तो अगर जैसे कुछ सेल ऑर्गेनेलीज के वर्क में बताने की कोशिश करो तो जैसे राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। क्लोरोप्लास्ट जो तुम्हारा प्लांट में पाया जाता है उसका काम है ग्लूकोज को सिंथेसिस करना। लाइसोसोम्स का काम है तुम्हारा वेस्ट सब्सटेंस को हटाना। दिक्कत मत लो, अभी इनकी बहुत 3D वे में बहुत अच्छे से बना रखा है। अभी बहुत तुमको मजा आएगी इनकी जब तुम वीडियोस देखोगे। ये देखो लास्ट में ये सब बना रखा है। ये राइबोसोम्स हो गए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कैसे दिखता है, ये कैसे इसमें मतलब तुम्हारा तुम्हारा राइबोसोम्स इसमें फॉलो कर रहा होता है, ये जितने भी चीजें ना अभी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, उसमें तुम दिक्कत मत लेना। ठीक है? तो अभी अभी बस इतना जानो कि जो तुम्हारा सेल होता है, सेल के अंदर ही तुम्हारा मतलब डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा होता है, अपने लोग अपने अलग अलग फंक्शंस को कर रहे होते हैं। और जब यही सारे फंक्शंस को जब काम कर रहे होते हैं तभी जाके तुम्हारा एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। कितना आया? हाँ किसी को भैया। इसमें किसी को कोई डाउट? आर्यन बेटा, ओ सॉरी अभिषेक, नहीं। नहीं? और कुलदीप बेटा आपको नहीं भैया। कोई डाउट हो ना बिल्कुल पूछना, है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं आएगा ना फिर से देख लेंगे यार, यूट्यूब है, गूगल है, एआई ये सब है। ठीक है? तो अभी एक काम करते हैं, ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज में थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं। मैं ऑर्गन के बारे में बोलूंगा तो तुम ऑर्गेनेली के बारे में सोचने की कोशिश करना। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा ऑर्गन है वो तुम्हारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है ना? ऑब्वियस सी बात है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब हार्ट अलग होगा, वो सब अलग होगा। तो मैंने बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा पाया जाता है। तो ठीक वैसे जो तुम्हारा ऑर्गेनेली होता है वो तुम्हारा कहाँ पाया जाता है, मुझे बताओ, गेस करो बेटा आप लोग। सेल। सेल में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कौन से सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा या फिर यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, मुझे बताओ। भैया दोनों दोनों में। में। दोनों में पाया जाएगा, नो डाउट पाया जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाया जाएगा। अब मुझे बताओ। नहीं भैया, सारे सेल ऑर्गेनेलीज यूकारियोटिक में भैया ज्यादा होते हैं और प्रोकैरियोटिक में कम होते हैं। कम होते हैं, लेकिन तुम बोलोगे सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं सबसे ज्यादा तुम्हारे यूकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा राइबोसोम्स, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया तो उसमें एब्सेंट था, प्रोकैरियोटिक में ना माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नहीं था। लेकिन राइबोसोम्स तो पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में तो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम्स भी है, लाइसोसोम्स भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी तुम्हारी सारी चीजें पाई जा रही है ना? तो जो तुम्हारी ऑर्गेनेलीज है वो तुम्हारे यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं अच्छे तरीके से। और हम इसको यूकैरियोटिक लेने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं ये सारे तुम्हारे सेल मतलब सेल मेम्ब्रेन है।
कैसे है? सेल मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब ये जो सेल तो है ही है, मतलब मैंने बताया था ना यूकैरियोटिक में तुम्हारा सेल भी मेम्ब्रेन होता है। उसके साथ साथ देखो, आज मैं तुमको एक डिफरेंस बता दे रहा, बहुत दिन हो गए नौटंकी करते हुए। देखो, सेल मेम्ब्रेन को हम लोग काफी बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में कोई अंतर नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन वही है कि जो तुम्हारा आउटर स्ट्रक्चर बॉडी है, वही जो तुम्हारे उसको इन और आउट करने की जो कोशिश करती है कि क्या सामान अंदर आएगा क्या सामान नहीं अंदर आएगा, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। लेकिन सेल मेम्ब्रेन हम लोग ज्यादा बोलने की कोशिश इस वजह से करते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारे सेल के अंदर जो तुम्हारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज पाए जा रहे हैं, वो भी मेम्ब्रेन बाउंड है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलिज अंदर पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। इसी वजह से हम लोग सेल मेम्ब्रेन लेने की कोशिश करते हैं, और हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन केस अगर जैसे मान लो कि अगर कोई भी दोनों सेम बोल देता है तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर जैसे किसी को बोलना है कि सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, तो तुम समझ जाना कि मतलब वो सेल मेम्ब्रेन ही एक तरीके से बोल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज, मुझे बताओ। हाँ भैया। आ गया? अब मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारा ऑर्गन होता है वो तुम्हारा मतलब लार्ज इन साइज होता है। कैसा होता है? लार्ज इन साइज होता है, मैक्रोस्कोपिक होता है ना? लार्ज इन साइज मतलब तुम उसको बड़े आसानी से देख सकते हो, मैक्रोस्कोपिक होता है। ठीक वैसे मुझे बताओ जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली होता है वो कैसा होता है? भैया एकदम छोटा एकदम होता है और हम उसको छोटा दिख होता है रहा ना? है कि माइक्रोस्कोपिक होता है या फिर सब माइक्रोस्कोपिक होता है? तुम बोलोगे भैया यार सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज तो दिखते नहीं माइक्रोस्कोप से। बिल्कुल दिखते हैं। याद करो जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट कराया था, तो तुमको एक्सपेरिमेंट में मतलब क्या कहते हैं कि तुमको न्यूक्लियस भी देखने को मिला था। याद है कि नहीं याद है? न्यूक्लियस जब हम लोग क्या कहते हैं तुम्हारा वो आ, जैसे मान लो इसी को देख लो ना, ये वाला जो तुम्हारा ये था, है ना? इसमें तुमको दिखा था ना। लास्ट में अगर मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूँ, ये देखो न्यूक्लियस दिख रहा है ना, साइटोप्लाज्म में दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो तुम्हारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, ऑर्गेनेलीज तुम्हारे माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और सब माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। जो तुम्हारे सब माइक्रोस्कोपिक होंगे, वो सब माइक्रोस्कोपिक तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे जाएंगे। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक और तुम्हारा सब माइक्रोस्कोपिक। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। इतना आ गया? बताओ बेटा। हाँ भैया। आ हाँ गया? भैया। आप देखो जो ऑर्गन होते हैं वो तुम्हारे एक्सटर्नली भी पाए जा सकते हैं, बॉडी के आगे भी मतलब खुले उसमें भी पाए जा सकते हैं। एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारा हार्ट है वो शरीर के अंदर है, लेकिन मैं बोलूं तुम्हारी आईज आईज कहाँ है? वो बाहर नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है। तो ये चीज हो गया। लेकिन मैं बोल दूं ऑर्गेनेलीज, तो ऑर्गेनेलीज कहाँ पाए जाते हैं तुम्हारे? सारे अंदर ही पाए जाते हैं, इंटरनली पाए जाते हैं, मोस्टली इंटरनली होते हैं, है ना? इंटर सेलुलर भी बोला जाता है इसी वजह से। तुम्हारे ऑर्गेनेलीज को इंटर सेलुलर भी बोला जाता है, कि मतलब जो सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, इंटर सेलुलर। ये चीज इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताओ पहले। हाँ भैया। आ गया? अब देखो, मैं बोलता हूँ कि ऑर्गन जो होते हैं वो तुम्हारे किससे बने होते हैं? टिश्यू से बने होते हैं। एकदम सही बोल रहा हूँ ना? टिश्यू से बने होते हैं कि नहीं बने होते, मुझे बताओ। हाँ हाँ भैया। भैया। और जो तुम्हारे टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू तुम्हारे किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं कि नहीं बने होते, बताओ मुझे। हाँ भैया। सही समझा। और ये जो सेल किससे बने होते हैं तुम्हारे? सेल ऑर्गेनेलीज से बने होते हैं कि नहीं होते? हाँ भैया। अभिषेक समझ में आ रहा है ना? तो ठीक वैसे मुझे बताओ कि तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज किस चीज से बने होते हैं? भैया प्रोटीन्स और हाँ, प्रोटीन, माइक्रोमोलिक्यूल्स, है ना? कार्बोहाइड्रेट। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन सब से बने। प्रोटीन हो गया, इन सब से बने होते हैं। तो हम लोग जैसे मॉलिक्यूल बोलते हो ना, तो जैसे इसने प्रोटीन बोला, तो प्रोटीन भी तुम्हारा एक मॉलिक्यूल ही है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे छोटे होंगे, है ना? अब कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे बड़े होंगे, जैसे अमाइलेज, ये सारी चीजें हो गई, है ना? तो माइक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स, इन सब चीजों से बने होते हैं वो, है ना? तो अगर सबसे छोटी यूनिट बोली जाएगी तो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैज मेड द सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेली विल मेड द सेल, सेल विल मेड द टिश्यू, टिश्यू विल मेड द तुम्हारा ऑर्गन, एंड ऑर्गन विल मेड द ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी, है ना? समझ में आ गया? आगे कि हाँ नहीं आ गया, भैया। मुझे बताओ। अब देखो, ये जो तुम्हारा ऑर्गन होता है, ऑर्गन जब अपना अलग अलग काम करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, तब तुम्हारा ऑर्गेनिज्म काम करता है। ठीक वैसे जब तुम्हारा ऑर्गेनली जब सिस्टमेटिक वे में काम करते हैं, तब तुम्हारा सेल काम करता है। तो अब ऑर्गन और ऑर्गेनलीज में जो डिफरेंस है, अगर तुम इतना भी लिख जाओगे ना एग्जाम में,
तो भी तुम्हारे नंबर पूरे आ जाएंगे। लेकिन एग्जाम में मतलब क्या कहते हैं कि तुम लोग लाइन वाइज लिखने की कोशिश करना, पॉइंट पे लिखने की कोशिश करना। बस ये कि पहले ऑर्गन को समझाना, फिर उसके बाद ऐसे लिख देना नीचे लाइन छोड़कर, वेयर एज करके ऐसे ऐसे ना, तो आंसर थोड़ा बड़ा भी दिखेगा और वो भी दिखेगा। समझ में आ गया? और बीच बीच में अगर हल्के फुल्के डायग्राम भी बनते जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आया? हाँ भैया। हाँ अभिषेक भैया। आ गया? वेरी गुड, ठीक है। चलो अब देखो इसी चीज को मैंने ये बनाया है, इसको तुम लोग देख लो। ये क्या है तुम्हारा? ऑर्गन तुम्हारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। ऑर्गेनिज तुम्हारे ज्यादातर तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है ऑर्गन। और तुम्हारा जो ऑर्गेनेली होता है वो माइक्रोस्कोपिक या सब माइक्रोस्कोपिक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा साइज का होता है। ये बाहर भी पाया जा सकता है, अंदर भी पाया जा सकता है। बाहर जैसे तुम्हारी आंख हो गई, तुम्हारी स्किन हो गई, ये सब हो गया। लेकिन जो तुम्हारे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो ज्यादातर तुम्हारे इंटरनल ही होते हैं। ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे इसका मतलब है दे आर मोस्टली इंटरनल, तो फिर बाहर कौन से पाए जाते हैं यार? ये मुझे नहीं मालूम है। ठीक है। हो सकता है कि जैसे मान लो कि एपिथेलियल सेल है, एपिथेलियल सेल तो तुम्हारी स्किन बनाती है। तो जो तुम्हारी स्किन है, स्किन की भी तो बाहर की टिश्यू हो गई कि नहीं हो गई? तो तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका सेल मेम्ब्रेन भी तो बाहर हो गया, ये भी बोल सकते हैं। तो अब देखो जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बना है, टिश्यू तुम्हारा सेल से बना है, सेल तुम्हारा तुम्हारा ऑर्गेनेलिज से बना है। लेकिन तुम्हारा ऑर्गेनेलिज किससे बना है? या तो माइक्रोमोलिक्यूल से, या तो मैक्रोमोलिक्यूल से, है ना? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया, तुम्हारा प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, इन सब से हो गया। ठीक है। जो ऑर्गन होता है, जब ऑर्गन एक साथ मिलकर काम करते हैं तब तुम्हारी ह्यूमन बॉडी पूरे अच्छे से काम करती है। और जब तुम्हारे ऑर्गेनेलीज एक साथ काम करते हैं तो तुम्हारा सेल भी अच्छे से काम करता है। तो आज जो मैंने डिवीजन ऑफ लेबर तुमको समझाया है उसके कंपैरिजन में आज थोड़ा सा ज्यादा ठीक लगा कि नहीं लगा? पहले मुझे ये बताओ। हाँ भैया। लगा है ना? तो चल ठीक है, पहला आंसर तू ही बता। What is meant by division of labor in multicellular organisms? All cells perform the same function. Different parts of body perform different functions. Organisms are divided into smaller independent parts. A few specialized cells perform all tasks. हम्म। भैया इसमें तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस होना चाहिए, पर बॉडी नहीं होगा, सेल होना चाहिए बॉडी की नहीं जगह। नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा है। मतलब इस समय सेल की बात नहीं हो रही है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से रीड करोगे तो अभी मैं केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो इस समय तुम एकदम सही समझ रहे हो कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भैया। है ना? डिवीजन ऑफ लेबर का इसका मतलब यही हुआ कि तुम अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन तुम क्या समझ रहे हो कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिवाइड होता है, इंडिपेंडेंट पार्ट होते हैं। ये आंसर नहीं होगा। सेम फंक्शन कर रहा है। बाकी तुम्हारा ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या सेल तुम्हारा सेम फंक्शन करते हैं? क्या हार्ट सेल तुम्हारा नर्व सेल्स वाला काम करता है क्या? नहीं भैया। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? भैया बी। बी होगा। वेरी गुड। अभिषेक बताओ बेटा इसका आंसर। What is the characteristic of cardiac muscle cell? पढ़ना भी है बेटा, रीड कर लो ना। They they found in all parts of body. दे फाउंड इन ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, क्या होगा इसका आंसर? D. कार्डियक मसल्स। कार्डियक मतलब होता है हार्ट मसल सेल्स। अब मुझे बताओ हार्ट मसल सेल्स तुम्हारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं? देखो, तुम लोगों ने सुना है उसको हार्ट अटैक आया है तो हम लोग उसको काफी बार बोल देते हैं कार्डियक अरेस्ट। क्या बोल देते हैं? कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट को हम लोग ये भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक। अब मुझे बताओ जो तुम्हारे हार्ट के जो सेल्स हैं, अब उससे रिलेटेड अब तुम सारे ऑप्शंस पढ़ो और उसका आंसर सोचने की कोशिश करो। अभिषेक पहला पढ़ो। They contract slowly and irregularly. हम्म। They fatigue फटीक easily. इजली, इसको बोलते हैं फटीक, मतलब थकना। They contract rapidly, rhythmically, and tirelessly. Option C. क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। याद रख लेना ना। रिदम पे होता है। जब तुम्हारा हार्ट जो होता है, हार्ट की जो साउंड होती है वो लुप डुप होती है। क्या होती है? लुप डुप। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये सब। जब तुम लोग एनडीए सीडीएस का एग्जाम दोगे तब ऐसे क्वेश्चन आएगा लप डुप, या तुम एसएससी एसएससी के जब एग्जाम दोगे तब ऐसे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। लप डुप हो गया, रिदमिकली चलता रहता है, टायरलेसली, कभी थकता नहीं है। जिस दिन थक गया उस दिन हम लोग
स्वाहा, है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगे। तो कार्डियक मसल्स तुम्हारे पूरे बॉडी में नहीं पाए जाते। अगर तुमको कार्डियक मालूम होता कि कार्डियक मतलब क्या होता है तो तुम आराम से पहचान जाते। कार्डियक को हम लोग हार्ट भी बोल देते हैं एज अ कॉमन भाषा। आप समझ में आ गया ना? अगर कल को मैं बोल देता हूँ कि उसको कार्डियक अरेस्ट आया था, तो उसका मतलब है कि उसको हार्ट अटैक आया था। आप भूलोगे तुम लोग? नहीं, नहीं, नहीं भैया। ठीक है। बेटा आ जाओ कुलदीप, उसको बता दो बेटा। है नहीं वो। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम बताओ क्या कहते हैं वो यश। According to the text, which type of cell is known as white blood cell? Osteocyte, leukocyte, nerve cell, muscle cell. भैया बी। हाँ, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को ही बोलते हैं हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा मुझे बताओ, ऑस्टियोसाइट्स को क्या बोलते हैं? कोई भी बता सकता है तुम दोनों में से जिसको आता है। भैया शायद से इसको कार्डियक नहीं, कार्डियक कार्डियक ऐसे, सेल। कार्डियक कार्डियक सेल को हार्ट सेल्स बोलेंगे। ऑस्टियोसाइट्स को हम लोग बोलते हैं बोन सेल। क्या बोल देते हैं? बोन सेल। बोन सेल्स। याद रहेगा अभिषेक? हाँ, ठीक है। अभी देखो कुलदीप आया एक नई आईडी से फिर से। ठीक है, चलो कुलदीप इसका आंसर दो बेटा। How long do cardiac muscle कार्डियक, typically कार्डियक बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? कार्डियक। cardiac muscle typically function without fatiguing? फटीग, फटीग, फटीग्स बोल सकते हैं, या फटीगिंग मतलब उसके मतलब है, हाँ ठीक, फटीग। Option C होगा। अंटिल अ डिजीज अकर, वेरी गुड, है ना? हाँ वेरी गुड, है ना? वेरी गुड। अंटिल, ये नहीं मैं सोच रहा था इसको पूरा लाइफ। पूरे लाइफ टाइम तो काम करता ही करता है ना? वो हाँ, ऑब्वियस सी बात है। वो तब तक काम नहीं करे, नहीं, हाउ लॉन्ग डू, है ना, पूरे लाइफ टाइम काम करेगा। तो आंसर सी होगा इसका। वो तब हाँ थोड़ी ना सी काम बोला कर। मैंने। हाँ, है ना? सी बोला मैंने। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो ठीक है, इसको बताओ यश। Which type of stomach cell are responsible for secreting mucus म्यूकस, to, to lubricate लुब्रिकेट, food? लुब्रिकेट हम लोग लुब्रिकेट करते हैं ना साइकिल में, साइकिल की चेन को, लुब्रिकेशन, है ना? तो ये म्यूकस, अभी देखो अभी से तुम लोग ये लोग वर्ड जानोगे ना तो क्लास 10 तुम लोग की इतनी आसान कर दूंगा कुछ कहने को नहीं। तो ये जो तुम्हारा म्यूकस है, ये तुम्हारे फूड को लुब्रिकेट कर देता है, मतलब थोड़ा सा गीला टाइप का कर देता है। तो वो किस सेल की वजह से होता है? Ribosome cells, पेरेंटी, parietal cells, पेरिएटल सेल, mucous cells, म्यूकस सेल। oxynetic cells। हाँ भैया क्या? ऑप्शन सी होना चाहिए। हाँ, म्यूकस सेल, ठीक है। और मैं अगर जैसे तुमसे पूछ लूं कि म्यूकस सेल्स किस ह्यूमन बॉडी के पार्ट में पाया जाता है, आंख में पाया जाता है कि पैर में पाया जाता है कि हार्ट में पाया जाता है कि तुम्हारा स्टमक में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है ये? स्टमक में। स्टमक में पाया जाता है, वेरी गुड। चलो अभिषेक बेटा इसको बता दो। what do zymogen cells secrete? हम्म, थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं। Hydrochloric acid, mucus, हम्म, जो pepsinogen, पेप्सिनोजन और pepsin, जो तुम्हारा function जैमोगन सेल है, pepsin. जैमोगन सेल जो है वो तुम्हारा पेप्सिजन को निकालता है। ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। म्यूकस तुम्हारा म्यूकस सेल्स को निकालता है, फूड को लिबरेट करता है। और ये जब पेप्सिजन जब तुम्हारा अच्छे से काम करता है तभी तुम्हारा एचसीएल तुम्हारा खाने को अच्छे से लुब्रिकेट, मतलब तुम्हारा जम्स को मार देता है, खाने को पचा देता है। पेप्सिन भी इस चीज में काम आता है। ठीक, चलो आगे पढ़ो इसको, इसको आगे बताओ। What पढ़ो पढ़ो कुलदीप। What is the primary function of hydrochloric acid HCl secreted by parietal cells? To activate option C होगा। पेप्सिजन, टू एक्टिवेट And पेप्सिजन एंड किल देम। तो याद रख लेना, तुम्हारा पेरिटियल सेल का मेन काम यही है कि वो तुम्हारे एचसीएल को निकाले। और जब एचसीएल को निकालेगा तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो उसमें और भी एक सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन, वो पेप्सिन, पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा। पेप्सिन का काम है तुम्हारा, देखो मैं बता देता हूँ, तुम लोग को रटा देता हूँ, ऐसे ही रटा देता हूँ, वैसे काम तो नहीं था। पेरिटियल सेल काम क्या करेगा, तुम्हारे बॉडी में एचसीएल को निकालेगा। और जब तुम्हारा एचसीएल निकल जाएगा तो जिसकी वजह से जो पेप्सिजन जो शांत बैठा है,
वो एक्टिव हो जाएगा, और वो जैसे ही एक्टिव होगा वो क्या करेगा, वो तुम्हारा प्रोटीन को मतलब क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करने लगेगा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अमीनो एसिड में देखो, प्रोटीन जब डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड बनता है, ठीक है। तो तुम उसको दिक्कत मत लो, अभी तुम इतना जानो कि हमारे पेट में एक पेरिटियल सेल होता है, पेरिटियल सेल तुम्हारा एचसीएल को निकालता है, और जैसे एचसीएल सेल निकलता है वैसे ही तुम्हारा मतलब क्या करता है, पेप्सिजन बनने स्टार्ट हो जाता है। वो पेप्सिजन क्या करता है, तुम्हारा प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, और उसके साथ साथ एचसीएल का ये भी काम होता है कि वो तुम्हारे जम्स को भी खत्म कर देता है। तो तुम समझ रहे हो कैसे एक एचसीएल एक फूड को डाइजेस्ट करवा रहा है, किसकी मदद से, पेप्सिन की मदद से, पेप्सिजन की मदद से, और कैसे वो तुम्हारे जम्स को भी खत्म कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो अगर जैसे कल को तुमसे कोई बोले कि भाई एचसीएल तो खाना भी पचाता है, तो तुम कह देना भाई वो डायरेक्टली नहीं पचाता है, वो बेसिकली पेप्सिजन को एक्टिव कर देता है, पेप्सिजन ही तुम्हारा खाना पचाता है। तो इनडायरेक्टली बोला जाता है कि हाँ, एचसीएल तुम्हारा खाना डाइजेस्ट करने के काम में आता है। तो अब इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ भैया। भैया। आ गया ना? तो ये चीज समझना। चलो ठीक है, इसका आंसर बताओ। Skeletal muscles are described as being smooth and involuntary, cardiac, cardiac and वॉलेंट्री। voluntary, striated and voluntary, non-striated and involuntary। भैया वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? मतलब वॉलेंटियर अपने आप से, खुद से, जैसे बोलते नहीं क्लास में आते सर, कौन कौन वॉलेंटियर अपना हाथ उठाना चाहेगा, मतलब अपने आप से, है ना, अपने आप से, जो तुम खुद से चाहते हो। तो ठीक वैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल से कुछ चीजें अटैच होती हैं, जो हम जब खुद चाहते हैं तो खुद से चीज होती है। अगर हम लेफ्ट पैर उठाना चाहेंगे तो हमारा लेफ्ट पैर उठेगा, तो वॉलेंटियर है, हम खुद से वॉलेंटियर है। समझ रहे हो ना? हाँ तो भैया। वॉलेंटियर मतलब ये होता है, वॉलेंटियर की स्पेलिंग वैसे ये होती है ना, लेकिन वो टीयर ही लिखा है ना, तो वो अलग हो गया। अरे क्लास में बोलते नहीं वॉलेंटियर उठ जाओ, है ना, ये हाँ सारी भैया। चीजें हैं। चलो मत उठना। बस के उसमें फालतू काम में नहीं, जहाँ मार धड़ंगा वहां उठना। चलो इसको पढ़ो। हाँ, The भैया मैं contraction पढ़ूँ? of द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल डिपेंड ऑन, बेटा, ये जो पढ़ कौन तुम्हारी रहा है? हाँ, जो स्केलेटल मसल है वो जब तुम चाहोगे तभी वो तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग ही मतलब क्या होगी, कंट्रोल की जाएगी। ये क्वेश्चन में दम नहीं था, लेकिन तुम अभिषेक दोबारा वाला इसका आंसर फिर से बताओ। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो फिर से, इसका बताओ आंसर। Which of the following action is an example of function of skeletal स्केलेटल मसल। muscle cells? हम्म। Digestion of food in the stomach, pumping blood through the heart, moving your hands and fingers, secretion of एंजाइम्स। enzymes. एंजाइम, क्या बोलते हैं उसको, एंजाइम। Option C. अबे रुक जाओ ना, मेरी हिंदी खराब हो गई तुम लोग की वजह से। हटो। ठीक है, क्या होगा, एंजाइम्स, है ना। तो तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब स्केलेटल मसल्स की वजह से तुम्हारी जो चीजें होती हैं वो या तो स्टेरिएटेड होती है या तो वॉलंटियर होती हैं, और जिसकी वजह से तुम अपने विल के अकॉर्डिंग, वो चाहे तुम अपने पैर को मूव कराओ, चाहे हाथ को मूव कराओ, चाहे फिंगर्स को मूव कराओ, अपने अकॉर्डिंग कर ले जाते हो। तो इसका आंसर होगा सी। वेरी गुड। कुलदीप बेटा इसका आंसर दो। What are the specific components within a cell that are responsible for the division of labor? हम्म। Organelles. Option C. ऑर्गेनेलीज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल्स भी बोल Or- सकते हो, लेकिन ऑर्गेनेलीज बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्या लोगे, हाँ। ऑर्गेनेलीज, ठीक है। चलो आओ इसको बताओ बेटा, यश। नहीं है क्या यश? हाँ भैया। हाँ पढ़ो बेटा, दूसरा वाला पढ़ो, सेकंड। Which organelle is responsible for protein synthesis in a cell? Cytoplasm, lysosomes, ribosomes, nucleus। भैया lysosomes। गलत, लाइसोसोम्स नहीं, राइबोसोम्स। ठीक है, Option C. राइबोसोम्स, है ना। राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। अब मुझे बताओ अभिषेक, लाइसोसोम्स का क्या काम होता है? भैया मैं बताऊं? हाँ बताओ, अच्छा तुम ही बता दो। भैया लाइसोसोम्स का काम होता है जो जैसे सेल में कोई इनरेगुलर चीज हो रही है तो उसको डाइजेस्ट कर लेना। हाँ, वेस्ट वेस्ट मटेरियल, ठीक मटेरियल है। को। चलो अभिषेक तुम बताओ, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? WBC बनाना. नहीं,
अरे वो डब्ल्यूबीसी। प्लांट की। हाँ, प्लांट सेल में होता है ना क्लोरोप्लास्ट। अब सोचो। हाँ अ, हाँ। भैया इसका मैं बताऊं? नहीं, उसको बोलने तो पहले कोशिश करने दो उसको। बताओ। इसको क्लोरोप्लास्ट को बताओ अभिषेक। क्लोरोप्लास्ट का काम प्लांट क्या में होता है? होता है वो प्लांट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा स्टार्च और ग्लूकोज बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट। हाँ, कार्बो, अरे कोई दिक्कत मत लेना, अभी चैप्टर बहुत आगे पड़ा है, अभी धीरे धीरे सारी चीजें तुम लोग को आ जाएंगी। ठीक है, इसको बताओ बेटा कुलदीप। According to text, what do chloroplasts synthesis? A protein. Option B waste substance. Option C food glucose starch. Option C होगा। ठीक है, वेरी गुड, अब शांत रहना। अभिषेक मुझे बताओ, ये जो ऑप्शन बी है, वेस्ट सब्सटेंस को जो डाइजेस्ट करता है उस सेल का नाम क्या है? लाइन हाँ, करके कुछ था। ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलते हैं उसको? ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ल्यूकोप्लास्ट। और मुझे बताओ, प्रोटीन जो बनाता है उसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। हाँ, राइबोसोम्स, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? राइबोसोम्स, ठीक है। अब देख, ल्यूकोप्लास्ट नहीं बे, ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारा वो हो गया, गलत बोल दिया मैंने यार। ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारा भैया डब्ल्यू बी। लाइसोसोम्स होगा। नहीं, हाँ लाइजोसोम्स होता है तुम्हारा, ये है ना। ये लाइजोसोम्स क्या होगा, ये तुम्हारा लाइजोसोम्स होगा। तुम्हारा लाइसोसोम। ल्यूकोप्लास्ट होता है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, जो डब्ल्यूबीसी बनाता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी, ठीक, याद रख लेना इस चीज को। लेकिन चलो ठीक है, अरे कोई भैया दिक्कत नहीं, अभी पूरी क्लास ही बाकी है। बताओ बेटा भैया इसको। मेरे को लगा था कि वो जो आपने लाइकोप्लास्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि लीको लाइसोसोम्स को हम प्लांट सेल में लाइकोप्लास्ट कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी अभी समझ में आ गया ना। देखो मैं फिर से वेट। बता दे रहा, अगर मैं बोल देता हूँ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब डब्ल्यूबीसी बनाना, ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूँ लाइजोसोम्स, तो उसका मतलब है तुम्हारा वेस्ट मटेरियल को किक आउट करना, निकालना, ठीक है। ये चीज हो गया डाइजेस्ट करना। और अगर मैं बोल देता हूँ राइबोसोम्स, तो मतलब प्रोटीन को बनाना, है ना। अभी दिक्कत मत लो, अभी तो मैं जब ये सब पढ़ाऊंगा तब तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं बस केवल तुमको एक छोटी 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 हिंट दे रहा हूँ बस केवल, ठीक है। चलो। अबे ये आंसर दिख गया क्या? अच्छा चलो ठीक है, बताओ इसको। यश बताओ इसका विच आंसर। और मेरी टर्न थी। अच्छा ठीक, तुम बताओ। Which organelle is responsible for cleaning up waste substance from the cell? बताओ Option C. क्या होगा? ऑप्शन सी। तो फिर ऊपर वाला क्या काम करता है अभिषेक, बताओ मुझे। Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, मतलब फूड बनाने के काम में आता है, ये बोलना, ठीक है। हाँ, राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। वेरी गुड, प्रोटीन बनाना। चलो ठीक है, इसको बताओ बेटा कुलदीप। Why is a cell able to live and perform its functions? Option A because of its large size. Option B because of its simple structure. Option C because of its organelles. Option D because it is a part of organelles. Option C होगा। हाँ, क्योंकि ऑर्गेनलीज की वजह से ये ज्यादा दिन तक क्यों जिंदा रहता है, क्यों? क्योंकि लेबर ऑफ डिवीजन हो रखा होता है ना। अगर लेबर ऑफ डिवीजन ना हो, मतलब वो लोग अपना अपना काम ना करे, वो अपने काम दूसरे को दे दे, तो एक ऑर्गेनली थक जाएगी, है ना। जैसे मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, वो खुद भी थकती होगी, उसको भी एनर्जी चाहिए। अब मान लो कि एक तुम्हारा लाइसोसोम्स है, वो भी काम कर रहा है। लाइसोसोम्स बोलेगा भाई भाई मैं काम नहीं करूंगा, तो भी काम कर। तो उस पर डबल बर्डन हो जाएगा, तो थक जाएगा, जब थक जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएगी जल्दी से। तो इसी वजह से हमारी बॉडी जो है सल ज्यादा दिन तक इसी वजह से जिंदा रहती है, क्यों? क्योंकि लेबर ऑफ डिवीजन अच्छे से काम हो रहा होता है। तो उसके जो पीछे का मेन कारण होता है वो होता है सेल ऑर्गेनेलीज। क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलीज। चलो यश, इसका आंसर बताओ बेटा। What do organelles collectively कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट। constitute? Organs, tissues, basic building blocks called cells, entire organism. बताओ। Organelles। हाँ, ऑर्गेनेलीज जब भैया मिलते जो हैं तब क्या बनता है? भैया बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। सेल्स, वेरी गुड, है ना। जब तुम्हारे तुम्हारा क्या कहते हैं ऑर्गेनेलीज मिलते हैं तब तुम्हारा सेल बनता है। चलो इसको बता दो बेटा अभिषेक। Which of the following statement is true regarding organs? They are found in all say Eukaryotic cells, they are typically microscopic, submicroscopic. They may be external or internal of the body of the organism.
They are made up of macromolecules. Organ. Option C. They may be external or internal to the body of organism. हाँ ठीक है, वेरी गुड, दे आर फाउंड। लेकिन ऑर्गन्स तो तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स में अंदर नहीं पाए जाएंगे। हाँ, इनसाइड अगर लिखा तो हो जाता। ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है। बाकी तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा वेग है। ठीक है, चलो इसको बताओ। An organelle is primarily कैटेगराइज्ड, characterized being कैरेक्टराइज, ये कैटेगराइज, ओ कैटेगराइज बोलो, कैरेक्टराइज, अबे कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय prized. बीइंग बोल दो, कैरेक्टराइज्ड। ठीक है, ये हो गया। मतलब ऑर्गेनेली की Option तुम्हारी क्या प्राइमरी कैरेक्टर है, उसका प्राइमरी कैरेक्टर क्या है वो। मतलब उसकी characteristic है. हाँ, ऑर्गेनेली की। Very small, either सीधा microscopic. माइक्रोस्कोपिक है तो होगा सब माइक्रोस्कोपिक। वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो यश, इसको बताओ आंसर। What is the correct directory of हायरार्की, organic? हायरार्की बोलते हैं। हायरार्की मतलब जो नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, एकदम करेक्टली। लेकिन तुम मतलब नीचे से ऊपर लेके जाओगे, मतलब पहले छोटा फिर सबसे बड़ा। मतलब तुम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाओगे। तो मुझे बताओ, इसमें से जो तुम्हारी वो है कि तुम्हारा पूरा ह्यूमन बॉडी कैसे बनता है, जो स्टार्टिंग में क्या होता है, बाद में क्या बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ क्या ऑप्शन सही होगा। भैया ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनेलिस बनते हैं, उसके बाद सेल्स बनते हैं। तो वेरी गुड, ऑप्शन ए बी सी डी में सिर्फ ए और डी में ऑर्गेनेलिस है पहले में, और वेरी गुड, दूसरे में सेल बनते हैं, और डी में दूसरे में टिश्यूज है, तो ऑप्शन ए सही होगा। वेरी गुड। समझे, ये जो हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। जो तुमने अभी इसको किया है, इसको बोला जाता है एलिमिनेशन मेथड। कि मतलब हम लोग फालतू बी और सी में ध्यान क्यों दे, देना ही नहीं है, तो हम केवल और बी में ध्यान देंगे। तो जब हम इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड करना सीख जाते हैं, थोड़ी स्टडी से भी, तो फिर हमारे आंसर्स हिट करने लगते हैं और हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं। तो इन सारी चीजों को भी सीखते रहना है, स्टार्टिंग से नहीं होगा तो मैं तो सिखाता ही रहूंगा। चलो इसको पढ़ो, बताओ अभिषेक। How do organelles contribute to the overall structure of organisms? हम्म। They directly form tissue. Name they coordinate to produce the cell. Option B. ऑर्गेनिलीज, वेरी गुड है ना। दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस अ सेल, है ना, सेल बनाने का काम में। तो इनका मेन ओवरऑल स्ट्रक्चर, उनका ऑर्गेनिज्म में तो यही काम है ना। वेरी गुड। चलो इसका आंसर बताओ कुलदीप, एंड दैट इज द लास्ट वन। A key difference between organs and organelles is that organs are found in multicellular organism while organelles found in all eukaryotic cells. ऑल यूकैरियोटिक सेल, देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे ऑर्गेनेलीज नहीं पाए जाते, इस वजह से हम लोग ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में ही आंसर लगाते हैं। तो तुम केवल यूकैरियोटिक सेल ही याद रखना है, ठीक है। अभी देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें तुम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर में बताओगे कि हार्ट सेल्स अपना अलग काम कर रहा है, वो सब अपना अलग काम कर रहा है। तो ये हो गया 4 मार्क्स का, जितना तुम्हें याद है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर एनी डिवीजन ऑफ लेबर इनसाइड सेल, इफ यस देन एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये हो गया। और ये भी क्वेश्चन तुम्हारा कितने मार्क्स का हो गया, ये भी मान लो कि 4 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ इन क्वेश्चंस में किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो। नो भैया। अभिषेक, कुलदीप, एनीवन, नहीं किसी को कोई नहीं दिक्कत भाई. नहीं है ना। ठीक है, तो अभी मैं ये भेज रहा हूँ, और इसके बाद अभी फिर से क्लास अभी और होगी। ठीक है।